सो स्टेट्स ऑफ मैटर में देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। एक तो सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और एक गैस होता है। तो वी ऑल नो दैट gases do not have their shape and volume, their definite shape and volume. Shape and volume. उनका शेप और वॉल्यूम जो होता है ना, वो डिपेंड करता है जिस वेसल में वो प्रेजेंट है। इट डिपेंड्स ऑन द वेसल, ऑन वेसल इन विच इट इज प्रेजेंट, in which it is present. It is present. Depend on the vessel in which it is present. उस पर डिपेंड करता है। अब अपन कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो अगर अपन चेक करेंगे जैसे इनमें प्रॉपर्टीज में सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसेस, तो डेफिनेट शेप इनका होता है, इन दोनों का नहीं होता है। दैट डिपेंड्स ऑन द वेसल इन विच इट इज प्रेजेंट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें सबसे ज्यादा होगा, तभी तो डेंसिटी ज्यादा होगा। ये मॉडरेट होगा। और गैस पार्टिकल्स, since they are large, they are far apart from each other, so they will not have any force of attraction. We can write low, मतलब अब लो के लिए आप जीरो तो नहीं बोल सकते, बट वी कैन राइट लो। थर्मल एनर्जी की बात करेंगे तो अपन कहेंगे देखो, अगर किसी भी मॉलिक्यूल को अपन एनर्जी बढ़ाएंगे तो वो पहले सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और एनर्जी बढ़ाओगे तो गैस में कन्वर्ट होगा। सो थर्मल एनर्जी ऑफ सॉलिड्स जो होती है वो सबसे कम होती है, बिकॉज गैसेस को कूल करेंगे तो लिक्विड बनेगा, उसको कूल करेंगे तो सॉलिड बनेगा, मतलब सबसे कम एनर्जी सॉलिड स्टेट में होता है। सो थर्मल एनर्जी सॉलिड में लो होता है, इनमें मॉडरेट होगा, और इसमें थर्मल एनर्जी गैसेस में हाई होता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात करें, कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे तो गैसेस को तो अपन कंप्रेस कर सकते हैं, हाईली कंप्रेसिबल। ये तो होता ही नहीं कंप्रेसिबल, और ना ही लिक्विड होते हैं कंप्रेसिबल, सिर्फ गैसेस को ही अपन कंप्रेस कर सकते हैं। अब बाकी फैक्टर्स में जैसे डेंसिटी वगैरह हो गया, तो हाई डेंसिटी, दैट्स व्हाई डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ, क्योंकि उनकी डेंसिटी डिफरेंट होती है। लिक्विड विल हैव मॉडरेट डेंसिटी एंड गैसेस विल हैव वेरी लो डेंसिटी। तो इस टाइप से अपन प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं गैसेस के। छोटे क्लासेस में काफी प्रॉपर्टीज पढ़े अपन ने, हमें वो सब नहीं पढ़ना कि भाई प्लाज्मा स्टेट भी होता है सर, वो सब अपन को नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ ये पढ़ना है, हमें गैसेस, और इस चैप्टर में अपन को मेनली इससे डील करना है, इनसे डील नहीं करना है। The measurable properties of gases. The measurable properties of gases. Of gases are pressure, volume, temperature, and number of moles. Number of moles. These are measurable properties of gases. The measurable properties of gases are, right, that is like this. So pressure, volume, temperature, these are the measurable properties of gases. पहले अपन एक बार force of attraction between the gases देखें. What are the forces which are acting between the gases? Forces of attraction acting between the gases.
फिर अपन इस पे आएंगे क्योंकि यूनिट्स वगैरह कैलकुलेशन वगैरह उस पे आएंगे। पहले एक बार ये चेक कर लेते हैं गैसेस में कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसेस molecules are called intermolecular forces or van der Waals forces. van der Waals forces जो van der Waals forces होते हैं, these are weak forces. Obviously they are weak forces. अगर अपन स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, तो न्यूक्लियर बॉन्ड्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस। फिर अपन लिखते हैं आयनिक बॉन्ड, जिनको अपन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और फिर आते हैं van der Waals फोर्सेस। मतलब van der Waals फोर्सेस आर द वीक फोर्सेस। फिर आते हैं van der Waals फोर्सेस, van der Waals फोर्सेस। मैंने इसलिए बताया क्योंकि देखो ये आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, थोड़ा आइडिया तो है अपन को हाइड्रोजन बॉन्ड और van der Waals फोर्सेस, क्योंकि बाकी मतलब अपन ने थोड़ा थोड़ा आइडिया है अपन को किस टाइप से बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। तो अपन जो बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं इधर गैसेस में, वो वीकेस्ट फोर्सेस की बात कर रहे हैं, उनमें भी कंपैरिजन है, मतलब वीकेस्ट फोर्सेस में भी कंपैरिजन होता है। तो अपन नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, वहां अपन थोड़ा सा van der Waals फोर्सेस, टाइप्स ऑफ van der Waals फोर्सेस और van der Waals फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। अपन नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ van der Waals फोर्सेस। van der Waals टाइप्स ऑफ van der Waals फोर्सेस होते हैं, एक तो होता है आयन डाइपोल फोर्सेस, ठीक है, एक तो होता है आयन डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। आप प्रीवियस पेज अगर आपको लिखना है आप लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखने के बाद आप मुझे बता देना। हाँ हाँ, आप बिल्कुल आप लिखो और उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो गया? हो जाए तो बता भी देना। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो एक तो होता है van der Waals फोर्सेस, जैसे मैंने कहा था अपन ने कि भाई van der Waals फोर्सेस क्या होते हैं। ये लो, तो अपन यहाँ पर देखते हैं van der Waals फोर्सेस। सो टाइप्स ऑफ van der Waals फोर्सेस में एक तो आयन डाइपोल फोर्सेस होते हैं, वो देख लेते हैं। आयन डाइपोल फोर्सेस, एक डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होता है, एक डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस होता है, डाइपोल फोर्सेस होता है।
और एक होता है दैट इज इंड्यूस्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस। इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस। चलो तीनों को समझते हैं क्योंकि ये तीनों ही वंडरल फोर्सेस हो सकते हैं। वंडरल फोर्सेस आर ओनली फॉर गैसेस, जनरली कहते हैं वो गैसियस स्टेट में होता है। पहले अपन आयन डाइपोल फोर्सेस देखते हैं, तो उसको देखते हैं क्या करना है। पहले तो ये समझ लो व्हाट इज डाइपोल। डाइपोल अपन किसको कहते हैं, मैंने पहले आपको बता रखा है। डाइपोल का मतलब होता है जैसे HCl है अपने पास, तो ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इससे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन की तरफ थोड़ी ज्यादा शिफ्टेड होती है, तभी अपन क्लोरीन को माइनस बनाते हैं और हाइड्रोजन को प्लस। लेकिन इस पे ये डेल्टा पॉजिटिव होता है, ये डेल्टा नेगेटिव होता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ थोड़ा शिफ्ट होता है, ट्रांसफर नहीं होता। थोड़ा शिफ्टिंग से थोड़ा नेगेटिव चार्ज, थोड़ा पॉजिटिव चार्ज, इसको कहते हैं डाइपोल। These are called dipoles. वाटर में भी डाइपोल होता है। वाटर में कैसे डाइपोल होगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल्टा नेगेटिव और इस पे डेल्टा पॉजिटिव, देन दिस बॉन्ड इज कॉल्ड अ डाइपोल बॉन्ड। भाई डाइपोल का मतलब एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल, दैट इज कॉल्ड डाइपोल। वाटर में दो हो सकते हैं, इस पे डेल्टा पॉजिटिव और इस पे डेल्टा नेगेटिव, इससे भी डाइपोल बन सकता है, इससे भी डाइपोल बन सकता है। तो कभी भी अगर दो एटम है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब एक में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, एक में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम है, तो जिसमें ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा उसकी तरफ शिफ्टेड होगा, तो हमेशा वहां पर क्या जनरेट होंगे, डाइपोल्स जनरेट होंगे। अब अगर NaCl होता तो अपन कहते हैं इसमें थोड़ी डाइपोल जनरेट होगा, इसमें तो इसका इलेक्ट्रॉन सीधा ट्रांसफर हो जाएगा। ये 281 है, ये 287 है, तो ये डाइपोल थोड़ी जनरेट करेंगे, ये तो ट्रांसफर करेंगे इलेक्ट्रॉन। दैट इज नॉट अ डाइपोल, देन इट इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव मैटर। चलो देखते हैं आयन डाइपोल क्या होगा, ठीक है ना। यस, ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, ये 100% नेगेटिव चार्ज है। जब अपन माइनस लिखते हैं तो 100% नेगेटिव चार्ज है। जब अपन डेल्टा नेगेटिव लिखते हैं मतलब ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसको अपन पार्शियल नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। दिस इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसको अपन पार्शियल नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, मतलब इसका स्ट्रेंथ 100 से कम होगा, तो दैट इज कॉल्ड अ पार्शियल। तो ठीक है, विल राइट दैट, एक लिखते हैं अपन आयन डाइपोल मोमेंट। आयन डाइपोल फोर्सेस, when an ion attracts the polar molecule, जिसमें डाइपोल होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, attracts the polar molecules। पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं which has delta positive and delta negative charge, delta positive and delta negative charge attract the polar molecule, then it is called ion dipole forces। Then the force of attraction between them, attraction between them is called ion dipole forces, that is called ion dipole forces, ion dipole forces। तो अपन कहेंगे ठीक है, मेरे पास मान लो एक सोडियम आयन है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड आयन भी हो सकता है, मुझे एक आयन लेना है, दिस इज अ आयन, दिस इज आयन। तो इसमें कोई दूसरा पोलर मॉलिक्यूल, आप इन दोनों में से किसी भी पोलर मॉलिक्यूल को ले लो, चलो वाटर का ले लेते हैं। तो वाटर का ऑक्सीजन जो है, क्योंकि उस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो वो सोडियम से अट्रैक्ट होगा। तो एक डाइपोल मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डाइपोल्स हैं,
if that molecule is attracted by the ion, then this attraction is called ion dipole attraction. The attraction between the ion and the dipole molecule is called ion dipole attraction. This attraction is weak and it is called van der Waals forces. That is called ion dipole forces. Suppose हमारे पास Cl नेगेटिव होता, तो अब ये नेगेटिव है तो ठीक है, इसमें भी ले लेता हूँ एक पोलर मॉलिक्यूल, ये इसका आयन डाइपोल होता, क्योंकि ये खुद नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को थोड़ी अट्रैक्ट करेगा। तो एक आयन वो कैटायन होगा तो डाइपोल के डेल्टा नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और वो खुद अगर आयन एनायन होगा तो वो डाइपोल के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो ये एनायन था इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा था, ये कैटायन है इसलिए। बोलो, एक्सप्लेन अगेन व्हाट इज डाइपोल। डाइपोल का मतलब हो गया कि भाई अगर दो एटम है जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, इसको पानी में डालोगे तो H+ साइन बनेगा ना, लेकिन पानी में डालने से ना, पानी में नहीं डाला तो फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्टेड होगा, दिस इज कॉल्ड डाइपोल। सो उसको अपन ने, अब अगर कोई कैटायन होगा तो इससे इसको अट्रैक्ट करेगा, अगर कोई एनायन है तो इसको अट्रैक्ट करेगा। देन द अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड दिस डेल्टा नेगेटिव इज कॉल्ड आयन अट्रैक्शन ऑफ द पोल। सो पोलर मॉलिक्यूल का जो अट्रैक्शन होता है उसको अपन कहते हैं डाइपोल। दैट इज कॉल्ड डाइपोल। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो ठीक है, स्ट्रांग होते हैं, बट द फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वी यूज्ड टू से दैट इज r to the power of 3, द आयन डाइपोल मोमेंट। काफी कम डिस्टेंस तक ऑपरेट करते हैं लेकिन ऑपरेट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन तो अपन को पता है, वो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन r² होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कम डिस्टेंस चाहिए, दे ऑपरेट टू अ लेस डिस्टेंस। दूसरा फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस दूसरा होता है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक डाइपोल वाला मॉलिक्यूल दूसरा डाइपोल वाला मॉलिक्यूल, देन इट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल। दीस फोर्सेस आर एक्सप्लेन्ड बाय कीसम। तो एक कीसम ने एक्सप्लेन किया था इसलिए अपन इनको कीसम फोर्सेस भी बोलते हैं। सो पहले तो अपन लिख लेते हैं होता क्या है, फिर अपन देख लेंगे कि भाई कीसम फोर्सेस है कौन सा फोर्स है। व्हेन अ मॉलिक्यूल व्हिच हैज डाइपोल, अब जिस मॉलिक्यूल में अपन को डाइपोल चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें मतलब ए और बी के बीच में बॉन्ड है और एक में डेल्टा पॉजिटिव हो दूसरे में डेल्टा नेगेटिव हो, तब डाइपोल होगा। सो व्हेन अ मॉलिक्यूल व्हिच इज अ डाइपोल, मतलब डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव is attracted by other molecule which has dipole, other molecule having dipole, then it is called dipole dipole forces। dipole dipole forces और कीसम फोर्सेस। These are, अब van der Waals फोर्सेस ही वीक होते हैं, वीक van der Waals फोर्सेस अपन पढ़ेंगे भी हर बार। What are weak van der Waals forces? These are weak van der Waals forces। तो इसमें क्या, तो अपन कहेंगे देखो भाई जैसे HCl गैस है, तो गैस मॉलिक्यूल के आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इसमें डेल्टा पॉजिटिव, इसमें डेल्टा नेगेटिव, और ये डेल्टा पॉजिटिव और नेगेटिव अगर दूसरा मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट करे तो हाँ, तो इसका डेल्टा नेगेटिव चार्ज अगर दूसरे मॉलिक्यूल का डेल्टा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो इसमें भी डाइपोल है, इसमें भी डाइपोल है, और वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ये वाला ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। डाइपोल अट्रैक्शन, एक मॉलिक्यूल जिसमें डाइपोल है, दूसरा मॉलिक्यूल भी जिसमें डाइपोल है, अगर वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन।
इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी कम डिस्टेंस तक ऑपरेट करेगा, मतलब मॉलिक्यूल को काफी पास आना पड़ेगा उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ऑपरेट करने के लिए, बट वो ऑपरेट होते हैं। सेम मॉलिक्यूल में भी हो सकता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल में भी हो सकता है। मैं एग्जांपल 2 भी ले सकता हूँ, एग्जांपल 1 है। जैसे मान लेते हैं अपन अपने पास HCl है, तो अपन ऐसे कर लेते हैं, इसमें डाइपोल है। दूसरा मॉलिक्यूल एक और लेते हैं जिसमें डाइपोल हो, हाँ तो हो गया, ये लो कर लिया मैंने। H2S भी गैस होता है, H2S गैस, इसमें भी डाइपोल है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, इसमें भी डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। तो अगर इसका डेल्टा पॉजिटिव इसके डेल्टा नेगेटिव को अट्रैक्ट करे, या इसका डेल्टा पॉजिटिव इसके डेल्टा नेगेटिव को अट्रैक्ट करे, तो उसको भी अपन कहेंगे एक मॉलिक्यूल जिसमें डाइपोल है, दूसरे मॉलिक्यूल जिसमें डाइपोल है, अगर वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। एक मॉलिक्यूल हो जिसमें डाइपोल हो, दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें भी डाइपोल हो, अगर वो आपस में अट्रैक्शन करते हैं देन दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। Sir, बोलो। sir, why we take the power of RS6? Why we take the power of? You have written that F is inversely proportional to R to the power 6. So that हाँ, I didn't understand. नहीं ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना, तो अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखते हैं ना, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो डिस्टेंस का स्क्वायर लेना पड़ता है ना दो पार्टिकल में, दो मॉलिक्यूल के बीच Yes. में। तो इनको डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब अगर मैं 2 का स्क्वायर लूंगा तो जितना ज्यादा ये वैल्यू होगा उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब R जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम फोर्स होगा, तो ये जितना कम होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको बहुत पास लाना होता है तब इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, वरना इनके बीच में अट्रैक्शन इजीली नहीं होगा, क्योंकि आर का वेल पावर जैसे जैसे बढ़ेगा मॉलिक्यूल उतने ज्यादा पास लाने पड़ेंगे उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस लाने के लिए, नहीं तो वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देयर Okay, स्ट्रेंथ sir. ऑफ चार्जेस आर वेरी लो ना, तो उनको बहुत पास लाना पड़ेगा उनके बीच में अट्रैक्शन के। नेक्स्ट, थर्ड की बात करते हैं, डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो मुझे एक बात बताओगे, व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड? करंट पास। पता है ना अपन को क्या होता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड? यस। अगर अपने पास मैग्नेट है और उस मैग्नेट से अपन एक कोई आयरन नेल अटैच कर लेते हैं, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। ये मैग्नेट है अपने पास और इससे कोई आयरन नेल को अगर चिपकाएंगे तो इसमें भी इंड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर कोई दूसरा आयरन नेल इसके पास लेके आएंगे तो वो भी इसमें स्टिक होगा, क्योंकि इसकी वजह से इसमें इंड्यूस हुआ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस। मतलब वो पहले से नहीं था लेकिन इस मैग्नेट ने उसमें जनरेट किया मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड। सो व्हेन a polar molecule with a dipole, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें डाइपोल थे, इंड्यूस द डाइपोल, इंड्यूस द पोलैरिटी लिख लेता हूं मैं, पोलैरिटी मतलब डाइपोल इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। भाई ये नॉन मैग्नेटिक था, इसमें मैग्नेटिक अपन ने जनरेट किया, दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देन the force of attraction between them is dipole induced dipole. Attraction between them is dipole induced dipole.
तो अपन एक बात करते हैं, ऐसे मान लेते हैं मेरे पास एक पोलर मॉलिक्यूल ये रहा, इसमें तो डाइपोल थे ना, बिल्कुल था, लेकिन मेरे पास दूसरा, मतलब यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक पोलर मॉलिक्यूल लेना है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल लेना है। तो एक मैं पोलर ले लेता हूँ, एक मैं नॉन पोलर ले लेता हूँ, I2 ले लिया। अब होगा क्या, अगर मैं इसको आइडिन ले लेता हूँ, एक I2 मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, I2 मॉलिक्यूल का साइज तो बहुत बड़ा होता है, I2 मॉलिक्यूल का साइज तो बहुत बड़ा होता है, मॉलिक्यूल तो स्फेरिकल इन शेप। अगर इसका साइज बड़ा होगा, अपन कोई भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ I2। यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया होगा, वी नो दैट। अगर इसका साइज बड़ा होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड भी होंगे। कोई एटम अगर बड़ा होता है तो उसके जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती जाती है, नेगेटिव में अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस कम होता जाता है। अगर अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस कम होगा तो दे कैन बी इजिली अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस में कम होगा तो दोज इलेक्ट्रॉन कैन बी इजिली अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियर चार्ज। तो ये आयोडीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, इसमें काफी अच्छा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपन ने ऐसे बना रखा है। और इसमें क्या हुआ, जब ये HCl मॉलिक्यूल इसके पास आएगा तो HCl मॉलिक्यूल का डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। द डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इन HCl मॉलिक्यूल attracts the loosely bonded electrons of non-polar molecule। अगर इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो व्हाट विल हैपन, तो अपन कहेंगे देख भाई, अब Cl और H जो है ना, इसका जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है। अगर ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो क्या होगा, इसकी जो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी ना, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था ना, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, मैंने थोड़ी थोड़ी बात की बस। तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा थोड़ा क्या होगा, इसकी तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इसमें वो इस टाइप से दिख रहा होगा अपन को I2 मॉलिक्यूल में। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द HCl। ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये इस तरफ शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका, तो ऑब्वियस सी बात है इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो गया, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, वो एक तरफ शिफ्ट हो गया। अगर एक तरफ शिफ्ट होगा तो इस मॉलिक्यूल में जिस तरफ शिफ्ट हुआ है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गया जिस तरफ, उस तरफ अपन कहेंगे डेल्टा नेगेटिव, और जिस तरफ कम हो गई होगा डेल्टा पॉजिटिव लिखो विद इन द मॉलिक्यूल। वैसे इसको अपन दूसरे वर्ड से भी पढ़ते हैं, लेकिन वो पोलराइजेबिलिटी, लेकिन अपन इसको बता देंगे कि भाई इस मॉलिक्यूल में अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हुई तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगा, अब इनका स्ट्रेंथ सबका एक जैसा नहीं होता कि भाई आपने जितना स्ट्रेंथ इसमें लिखा उतना ही स्ट्रेंथ इसका भी होगा, ऐसा नहीं है। इनके स्ट्रेंथ सबके एक जैसे नहीं होते। इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ हो सकता है 10% हो, और इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ 25% होगा। वो डिपेंड करता है कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ऐसे नहीं होता कि सब में एक जैसा होगा। हम तो सिर्फ पार्शियल चार्ज लिखते हैं, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इसमें काफी ज्यादा होगा क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा तो इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ पुल होगा। मतलब इसी मॉलिक्यूल के अंदर, I2 मॉलिक्यूल के अंदर हमने डाइपोल इंड्यूस कर लिया। हमारे पास मैग्नेट था, उस मैग्नेट में डाइपोल था, लेकिन जब हमने कोई आयरन नेल को पास लेके आए ना, तो उस आयरन नेल में भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। दैट इज कॉल्ड इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड, हमारे पास डाइपोल था, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को काफी पास लेके आए तो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उस मॉलिक्यूल ने पुल किया। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल किया तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टॉर्ट हो गया, किसकी तरफ, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। देन दिस इज कॉल्ड, डाइपोल ने नॉन पोलर में
इंड्यूस किया डाइपोल, दैट इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। मतलब जब भी मुझे डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल बताना है तो इसका मतलब है एक पोलर मॉलिक्यूल ले लो, एक नॉन पोलर ले लो, तो ये हो जाएगा। जब भी मुझे डाइपोल डाइपोल के बीच में बताना है तो दो पोलर मॉलिक्यूल ले लो, उनके बीच में अट्रैक्शन बता दो, हो गया। जब भी मुझे आयन डाइपोल फोर्सेस की बात करनी तो एक आयन ले लो और एक डाइपोल वाला मॉलिक्यूल ले लो, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो आयन डाइपोल होता है। डाइपोल मतलब ये पोलर मॉलिक्यूल विद पोलर, डाइपोल को आप पोलर अज्यूम करो। और जब अपन को इंड्यूस डाइपोल पढ़ना है तो डाइपोल और नॉन पोलर कर लो। सो ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल। हमने पोलर मॉलिक्यूल में नॉन पोलर मॉलिक्यूल से, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलर से इंड्यूस किया डाइपोल, दैट इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। सो delta positive charge of HCl molecule attract the loosely bonded electron of non-polar molecules. Thus, the electron density, symmetrical electron density of non-polar molecule gets distorted towards polar. Due to this there is deformation of electron density in non-polar polar. So non-polar molecule get polarized. So polarity is induced in non-polar molecule. Is induced in non-polar. That is. वैसे इतना कोई पूछने वाला नहीं है, मैंने बहुत ज्यादा ही लिख दिया, इतना तो लिखने की जरूरत नहीं है तुमको, इतना नहीं पूछने वाला कोई तुमसे। हमसे एग्जाम्पल पूछेगा, हमें सिर्फ एक पोलर और एक नॉन पोलर में बताओ किस टाइप का बॉन्ड्स होगा, वो पूछेगा, बता देंगे। अगर एक पोलर एक नॉन पोलर है तो दोनों में कौन सा फोर्स हो सकता है, डाइपोल इंड्यूस फोर्सेस, दैट इज कॉल्ड। अपन ने जो ये फोर्सेस लिखे ना, ये सारे के सारे फोर्सेस जो है ना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ में है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। अब अपन वीकेस्ट फोर्सेस पढ़ने वाले हैं। मतलब जो केमिस्ट्री में अपन वीकेस्ट फोर्सेस पढ़ते हैं वो कौन सा होता है, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस, इनको अपन लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस भी बोलते हैं, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। These are the weakest forces what we study. मतलब ये जो फोर्सेस होते हैं ये वीकेस्ट होते हैं जो अपन पढ़ते हैं, इससे ज्यादा वीक अपन नहीं पढ़ते हैं। These are the weakest forces what we study. तो चलो देखते हैं। When पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि हम पढ़ें क्या। We know that gases can be liquefied. Even the noble gases. नोबल गैसेस का सेपरेशन ही लिक्विफिकेशन से होता है। If any gas to be liquefied, अगर अपन किसी गैस को लिक्विफाई करना चाहते हैं, then there must be force of attraction between the particles.
विदाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी लिक्विफिकेशन हो सकता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होगा, वो तो उनमें पोलैरिटी तो होती है। मतलब अगर कोई लिक्विफाई हो रहा है तो वो तभी पॉसिबल है जब उनमें गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the gases molecules exist when they are very close to each other, very close to each other, when they are very close to each other, close to each other. अब इसको ना जो अपन पढ़ रहे हैं ना, इसमें ज्यादा नहीं लिखते हैं अपन, डायग्रामेटिकली बता दो आपकी ये कर क्या रहे हो आप, मतलब कैसे आपने इंड्यूस्ड किया डाइपोल, मतलब तो भाई डाइपोल वर्ड आया है तो इसका मतलब डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव तो आया होगा, तो कैसे आया आप बस ये बता। अपन एक नोबल गैसेस लेके करते हैं भाई, अगर डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा तो देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल्स। लिखें, नेक्स्ट पेज पे चलें। अपन डायग्राम से देख लेते हैं क्योंकि डायग्राम से अपन को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब देख मेरे पास क्या होगा, लिक्विफिकेशन की बात करते हैं, कैसे लिक्विफाई होता होगा। मेरे पास दो गैसेस हैं, दोनों नोबल गैसेस हैं, चलो आर्गन ले लेते हैं, दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये भी नोबल गैस है, ये दो आर्गन पार्टिकल्स हैं। अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ये पास आ जाएगी। तो अपन ने क्या किया, डिक्रीज द टेम्परेचर, अपन ने टेम्परेचर को कम किया एंड इंक्रीज द प्रेशर, द हाई प्रेशर। तो अपन कहेंगे जब अपन इनमें टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है, स्लो होके धीरे 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 पास आने शुरू हो गए। और इंक्रीज किया प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज किया। जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो इनिशियली क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में रिपेल करेंगे। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर the electron density in molecule repel each other। ऑब्वियसली बात है इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में रिपेल करेंगे। अपन प्रेशर और बढ़ाएंगे, ऑन फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर अपन प्रेशर को और बढ़ाएंगे, और बढ़ाओगे प्रेशर तो और रिपल्शन होगा, क्योंकि और पास आएंगे तो और रिपल्शन होगा। ऑन फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर देयर विल बी फर्दर रिपल्शन। सो अब अपन ज्यादा प्रेशर जब बढ़ाते जाएंगे तो अब क्या होगा, इनमें रिपल्शन आते आते एक टाइम ऐसा आएगा कि रिपल्शन की वजह से ये किसी एक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टॉर्ट हो जाएगी। मतलब बहुत हाई प्रेशर करने पे किसी एक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टॉर्ट होगी। मतलब कैसे, किसी एक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे होगी और रिपल्शन की वजह से। अगर एक में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसा हुआ इस तरफ ज्यादा है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो क्या होगा, वहां डेल्टा नेगेटिव और पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। और जैसे अगर एक में भी ये जनरेट हुआ तो बाकी सब में जनरेट कर देगा, तो सबकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, क्योंकि जैसे ही इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया उसने दूसरे में जनरेट कर दिया।
वही डेल्टा, वो इसमें भी जनरेट करेगा, उसमें भी जनरेट करेगा, मतलब यहाँ भी डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। तो अपन अब वो डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि इसका डेल्टा नेगेटिव होगा, किसी एक में ऐसे आया तो इसने इसके डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ने इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट कर लिया, लो भाई सब में जनरेट हो गया, इनमें अट्रैक्शन शुरू होगा। तो ऑन फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर there is distortion in electron density on one of them. वो चेन रिएक्शन जैसे होता है वैसे ही हो गया। There is distortion in electron density. In electron density, distortion of electron density in one of the molecule. Electron density in one of the molecules. Which generates dipole in all other molecules. This is called instantaneous. वहां था नहीं dipole, they are non-polar. ये भी non-polar, लेकिन अपन ने जनरेट किया और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in all other molecules. So there is attraction among gas particles. अपन इनको मतलब काफी वीक फोर्सेस बोलते हैं, they are the weakest one, the weak London forces. क्योंकि अपन को ये तो पता ही है कि सभी गैस मॉलिक्यूल्स पोलर हो या नॉन पोलर हो, सभी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अपन जैसे कभी आपने देखा होगा ना, जैसे अपन बाइक पे स्पीड से जाते हैं तो एयर भी हमको आके स्ट्राइक करता है ना, तो एयर में जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, इसका मतलब उनमें भी आपस में अट्रैक्शन होता है, तभी तो वो आके हमको गल रहा है ऐसे। मतलब एयर हैज अ डेंसिटी ना, और डेंसिटी तो तभी हो सकती है जब उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इवन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट दोस जो एयर में फोर्सेस होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, अच्छा इट इज अ गैसेस, इट इज नॉन पोलर फोर्सेस, ओके, वीक वन डबल फोर्सेस, दे आर इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्सेस ड्यू टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब 1 एटमॉस्फेयर पे भी उतना प्रेशर आ रहा है कि वो उनमें आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। ये वन डबल फोर्सेस हैं जो गैसेस के बीच में होता है। मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्गेस्ट आयन डाइपोल, फिर डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और फिर इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। These are the different type of forces. These are the different type of forces. अब एक बार अपन चेक कर लेते हैं मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। ये तो फोर्सेस आपका खत्म। मेजरेबल प्रॉपर्टीज, अभी अपन ने लिखा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। और भी होते हैं, विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, वो सब भी होते हैं, हीट कैपेसिटी है, बट वो आप दूसरे चैप्टर्स में पढ़ोगे, वहां मैं आपको याद दिलाऊंगा, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में पढ़ेंगे तो दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज, एक बार अपन यूनिट्स की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम के लिए कर लेते हैं। अपन को पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है। बाकी बताने की जरूरत नहीं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, वो सब बताने की जरूरत नहीं। कन्वर्जन आप कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। टेम्परेचर ऑलवेज यूज्ड इन केल्विन,
और अपन को पता है केल्विन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो भी आपको टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड में मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन होगा उसमें अपन 273 ऐड कर लेंगे। 0.14 होता है उसको निगलेक्ट कर लेंगे। 273.14 होता है बट अपन उसे निगलेक्ट करके ये बता सकते हैं जो भी टेम्परेचर मुझे डिग्री में गिवन होगा वो हमेशा मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स n से डिनोट करेंगे। राइट, तो नंबर ऑफ मोल्स अपन लिखते हैं दैट इज वो अपन को पता है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम्स डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट होता है इसलिए अपन कहते हैं गैसेस हैव मास बट नॉट द वॉल्यूम, डेफिनेट शेप ऑफ वॉल्यूम। गैसेस हैव मास बट नॉट शेप एंड वॉल्यूम। ये तो अपन को पता है भाई, घर में कुकिंग सिलेंडर होता है, खाली होता है तो जल्दी से उठा लेते हैं, भरा हुआ होता है तो मुश्किल होता है। या कार का टायर अगर फिल्ड है तो उठाना थोड़ा मुश्किल होता है, अगर एम्प्टी है तो अपन इजीली उठा लेते हैं बिकॉज गैसेस में मास होता है। सो गैसेस विल हैव मास। बैलून को फिल करके अगर अपन छोड़ेंगे तो नीचे भी गिरता है, अगर हीलियम है तो ऊपर भी जाता है, वो डिपेंड करता है। सो गैसेस नंबर ऑफ मोल्स अपन को कैसे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स का कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट है, number of moles is unitless. Unitless. अब अपन प्रेशर की बात करेंगे। मैं नेक्स्ट पेज पे Sir, wait for a minute. हाँ रुक गया। Sir, हम्म so what have you written? N is equals to like number of. weight in ग्राम। अपन ने लिखा वेट इन ग्राम। अपन को वेट Okay, लेना thank you, होता है sir. लेकिन ग्राम इसलिए लिखा क्योंकि मॉलिक्यूलर मास हमेशा ग्राम में लेंगे। अगर वेट मिलीग्राम में होगा तो आप ग्राम में कन्वर्ट करो क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट लेने वाले हैं। मॉलिक्यूलर वेट अपन ग्राम्स में लेते हैं। Sir, नीचे वाला molecular weight है ना? बिल्कुल बिल्कुल वो मॉलिक्यूलर वो बेसिक वो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में काफी पढ़ते हैं ना ये सब, इसलिए मुझे लगता है नंबर ऑफ मोल्स लिखोगे तो बच्चों को पता चल जाता है क्या लिखा है। नेक्स्ट लिखिए, चले नेक्स्ट पेज पे। प्रेशर, प्रेशर अपन एटमॉस्फेयर में कैलकुलेट करते हैं। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू होता है 1.01325 बैरोमेट्रिक प्रेशर and that is equal to 760 millimeter of mercury या 76 सेंटीमीटर लिख लो या 760 टॉर भी होता है या 101325 पास्कल भी होता है। These all are the units of pressure. MK's unit of pressure is Pascal. उसको पर PA से डिनोट करता है इस पास्कल। 1 पास्कल is equal to 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। We all know that, मतलब ये वाले पार्ट अपन को पता है। Sir, वो आपने क्या लिखा है? 760 कहाँ mm of Hg के बाद
760. मरकरी, ये मरकरी फिर इक्वल टू मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये 760 टॉर है। ये टॉर्क, प्रेशर को अपन टॉर्क भी बोलते हैं इसको। ये तो बेसिक्स वाले में भी पढ़े बेटा अपन सारे के बारे, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में। Pressure of atmosphere is calculated by barometer. Is calculated by barometer. Calculated by barometer. और किसी वेसल का प्रेशर अगर कैलकुलेट करना है तो बैरोमीटर से कैलकुलेट करना है। बैरोमीटर में अपन क्या करेंगे, एक ऐसे एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसमें रीडिंग्स लिखे होते हैं, और उस टेस्ट ट्यूब को पूरा मरकरी से फिल कर देते हैं। तो पूरा मरकरी से फिल कर देते हैं, पूरा मरकरी से फिल कर देते हैं। जो थर्मोमीटर में होता है वही मरकरी की बात है। फिर अपन एक वेसल ले लेते और इसमें रीडिंग लिखे होते हैं। और फिर अपन एक वेसल लेते हैं, उस वेसल में भी मरकरी फिल होता है, इसमें भी मरकरी फिल होता है। और फिर अपन इसको इसमें इन्वर्ट कर देते हैं, इन वेसल विथ मरकरी। जब अपन इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, इसमें ये वेसल है, और जब अपन इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। जब अपन इसको इसमें इन्वर्ट करेंगे ना तो ये सारा का सारा मरकरी बाहर नहीं आता, ये सारा का सारा मरकरी बाहर नहीं आता। जब अपन इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये सारा का सारा मरकरी बाहर नहीं आएगा, थोड़ा ही मरकरी बाहर आएगा। तो सारा मरकरी बाहर क्यों नहीं आएगा भाई? तो अपन कहेंगे देखो भाई, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या कर रहा होगा, ये प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर यहां से प्रेशर लगा के यहां से प्रेशर लगा रहा होगा, क्योंकि ये बाहर आना चाहता है, इसका प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा होगा। लेकिन मरकरी जो ये वाला प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा होगा, पी एटमॉस्फेयर, ये ऊपर की तरफ लगा रहा होगा। भाई ये बाहर तो तब आ पाएगा ना जब इसका लेवल बढ़े, लेकिन इसका लेवल इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है इसके सरफेस पे, तो ये ऊपर नहीं जा पा रहा। तो अपन कहेंगे ठीक है, ये कितना नीचे आएगा? तो अपन कहेंगे जब इसका प्रेशर जो ऊपर की तरफ लगा रहा है, ये पी एटमॉस्फेयर, ये प्रेशर और ये जो ये प्रेशर लगा रहा है नीचे की तरफ, ये बराबर हो जाएंगे प्रेशर, तो ये बाहर आना बंद कर देगा, ये यहाँ आके बराबर हो गया सिंपल, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर की तरफ लगा रहा है और ये लिक्विड जो है प्रेशर नीचे की तरफ लगा रहा है। लिक्विड का प्रेशर हो गया फोर्स दैट इज, अपन बता देंगे जितना मास होगा मरकरी का मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जो फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ। तो मरकरी उसे नीचे आना चाहता है, लेकिन एटमॉस्फेयर उसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। इस बैलेंस यहां आके वो रुक गया। तो अपन क्या करेंगे, इस हाइट को अपन कैलकुलेट करते हैं, इस हाइट को अपन कैलकुलेट करते हैं। ये जो हाइट होती है ये अपन कैलकुलेट करेंगे। ये हाइट अपन को बताएगा कि जब ये रुक गया इससे लेके यहां तक, जब ये रुक जाएगा तो ये हाइट अपन को बताएगा कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है वो अपन को बताएगा कि आज कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो तुम बता हाउ मच एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टुडे, तो अपन वो बता देंगे कि व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर मान लो बाहर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, इफ pressure of atmosphere is 1 atm, 1 atmosphere is 1 atmosphere, then
H will be equal to 760 millimeter of mercury. मर्करी इसलिए क्योंकि मर्करी से कैलकुलेट कर लेना, देन इट विल बी 760 मिलीमीटर। अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? एवरीबडी गॉट इट? तो अपन ऐसे बता सकते हैं। किसी को डाउट है? एवरीबडी गॉट? तो इस टाइप से अपन को पता चल जाता है, मतलब जो एटमॉस्फेयर आज प्रेशर कितना है कैसे पता चलता है, ऐसे ही तो पता चलता है। प्रेशर ऑफ वेसल, अगर मुझे किसी वेसल में गैस है, प्रेशर ऑफ गैस इन अ वेसल is calculated by मैनोमीटर। वो अपन मैनोमीटर से कैलकुलेट करते हैं। मैनोमीटर से कैसे? तो अपन कहते हैं भाई मैनोमीटर से ना ऐसे होगा। अब मान लो मेरे पास एक वेसल है, इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं कि आपको 1 एटमॉस्फेयर से कम प्रेशर को कैलकुलेट करना है या 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा प्रेशर कैलकुलेट करना है। So if pressure is less than 1 atmosphere, if pressure less than 1 atmosphere, if P is less than 1 atmosphere, तो अपन यूज करेंगे, then we use closed vessel manometer, used closed vessel manometer। फिर अपन क्लोज वेसल मैनोमीटर यूज करते हैं। अपन ने मैनोमीटर देखा हुआ है, सबने देखा हुआ होता है मैनोमीटर। वो पेट्रोल पंप पे हवा चेक करते हैं, मैनोमीटर तो है, तो मशीन में वो लगाता है टायर में और वो उधर डिफ्लेक्शन शो करता है, दैट इज मैनोमीटर। रोड साइड पे जो एक छोटा सा मशीन लेके आते हैं ना, जिसमें छोटा सा ट्यूब लगा होता है, टायर में लगा के वो नीडल डिफ्लेक्ट होती है, दैट इज मैनोमीटर। तो उसमें सेम वो होगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक वेसल लेंगे, ऐसा वेसल जिसमें अपन को मतलब गैस का प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो देख लेते हैं कैसे। ये वेसल है जिसमें गैस है और उस गैस का अपन को प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, इसको वैक्यूम बना लेंगे अपन। वैक्यूम अब वो मतलब पूरा एकदम वैसे नहीं करेंगे अपन, चलो फिर कोई पूछ सकता है सर मतलब अच्छा गैस कहाँ से आया, ये वो उस टाइप से अपन इसमें गैस फिल कर देंगे या बंद कर रखा है, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे यहाँ पर मान लो अपने पास ये अपन यहाँ पर मैनोमीटर लगाने वाले हैं। तो मैनोमीटर के लिए अपन ऐसे एक क्लोज्ड वेसल मैनोमीटर ले लेते हैं। तो पहले यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ, क्लोज वेसल मैनोमीटर लगाते हैं। तो इसमें अपन क्या करेंगे, एक यहाँ पर मैनोमीटर ऐसे लगा देता हूँ मैं, दिस इज मैनोमीटर। ये क्लोज वेसल मैनोमीटर का मतलब इधर बंद कर दो इसको, दैट इज व्हाट वी मीन बाय द क्लोज्ड वेसल मैनोमीटर। अपन क्या करेंगे, इसमें मरकरी फिल करेंगे, पहले मरकरी डालेंगे और वो मरकरी को इस ट्यूब में ले आएंगे। मरकरी को अपन यहाँ ट्यूब में ले आएंगे और ये मरकरी यहाँ तक भरा हुआ है, ये मरकरी भरा हुआ है। तो इस ट्यूब में लेके आएंगे, इधर तक पूरा लेके जाएंगे मरकरी, फिर वापस लेके आएंगे, क्योंकि इसमें एयर नहीं होनी चाहिए, यहाँ वैक्यूम होना चाहिए नीचे, ये वैक्यूम होना चाहिए, जैसे यहाँ पर भी वैक्यूम था। नहीं तो अपन क्या करते हैं, अपन कहते हैं सर इतना करने की क्या जरूरत है, इसको पूरा फिल करो उसके बाद इसमें इन्वर्ट करो। सीधा सीधा करो ना, ऐसे लिखो मरकरी है और सीधा ट्यूब इन्वर्ट कर दो। ट्यूब इन्वर्ट करोगे तो इधर प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये ऊपर जाएगी,
ये लो चला गया। लेकिन अपन इस हाइट को एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जब आपने खाली ट्यूब इन्वर्ट किया था ना इसके अंदर, तो इसमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। भाई खाली ट्यूब में तो एयर होगी ना, और अगर अपन इन्वर्ट करेंगे और फिर मर्करी अंदर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा? एयर होगा ना। फिर ये एयर क्या कर रहा होगा? नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा होगा। मर्करी क्या कर रहा होगा? नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा होगा। और एटमॉस्फेयर ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा होगा। फिर तो ये सही नहीं है बैरोमीटर, क्योंकि इसके अंदर जो एयर होगी वो इसको पुश कर रही होगी मरकरी को नीचे की तरफ। गलत होगा। यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ वैक्यूम होगा। मैंने पूरा भरा था ये, उसमें कोई एयर नहीं थी, फिर इन्वर्ट किया था, इसलिए अपन ने ऐसे किया। अगर अपन खाली ट्यूब को इन्वर्ट करेंगे तो वहां पर एयर होगा उसमें। जैसे आपको याद होगा, आप क्या करते हो, एक बकेट ले लो और मग ले लो, और मग को उल्टा करके बकेट में पानी में ऐसे प्रेस करो। क्या होता है? जैसे जैसे अपन अंदर लेके जाएंगे ना, वो ज्यादा फोर्स लगाना रहता है अंदर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उस मग के अंदर जो एयर है ना, वो नीचे की तरफ प्रेशर लगा रही है और पानी ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा है। ऊपर की तरफ क्यों? क्योंकि पानी पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इसलिए वो उस एयर पर प्रेशर लगा रहा है। तो फॉल्टी बैरोमीटर हो जाएगा, ये सही नहीं होगा, गलत रीडिंग देगा। तो अपन ने पूरा यहाँ पर वैक्यूम बना रखा है। अब अपन ने इसमें गैस दी, पहले वैक्यूम बना दिया, इसमें भी पूरा वैक्यूम, कुछ नहीं है, और ये लेवल देख लिया। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर गैस फिल करेंगे। गैस क्या करेगा? यहां से जाएगा, इसको पुश करेगा। ये तो वैक्यूम है, कुछ है नहीं, इसको पुश करेगा गैस। अब गैस क्या करेगा? इसको नीचे की तरफ पुश करेगा। अगर ये नीचे की तरफ पुश करेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब अपन मान लेते हैं कि भाई ये नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ ये यहां तक गया और ये यहां तक ऐसे पुश करके आ गया। मान लेते हैं कि ये इनिशियली एक्स रीडिंग था, है ना, ये भी एक्स था। सो इनिशियल रीडिंग इज एक्स, एक्स। और बाद में क्या हुआ, जब अपन ने उसमें व्हेन द गैस इज फिल्ड, व्हेन गैस इज फिल्ड, तो ऑब्वियसली बात है, जब गैस को फिल कर देंगे तो ये ऊपर की तरफ गया, ये ऊपर यहां तक गया और ये यहां नीचे आ गया। गैस ने पुश किया ना इसको, तो ये ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया। तो आफ्टर ये फाइनल रीडिंग वाई है, ये फाइनल रीडिंग वाई। तो अपन क्या करेंगे, ये फाइनल रीडिंग वाई है, तो फिल्ड, देन इट पुश द मर्करी so that final reading is y, is y। तो अपन को ये हाइट मिल जाएगी। अगर ये मरकरी है तो जो हाइट आया वही आपका प्रेशर है। सो h इज, जो भी अपने पास आया, h इज द हाइट इन मर्करी कॉलम, मर्करी कॉलम। आप उस मर्करी कॉलम में देख लो भाई 760 मिलीमीटर है, या मतलब व्हाटएवर, ये आपने किस में लिया रीडिंग्स, मिलीमीटर में लिया है, तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी मिलीमीटर आया अपने पास, वो अपने लिए इसका प्रेशर हो जाएगा। सो हाइट इन द कॉलम इज प्रेशर ऑफ गैस। इन mm, या जो भी अपना mm में है तो mm ले लो, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर ले लो। दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द गैस। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया। अब मैं ओपन वेसल बैरोमीटर देखूंगा। ये सारे पार्ट अपन इसलिए पढ़ रहे हैं, थोड़ा अपन को गैस के बारे में कॉमन सेंस बढ़े अपना, कि कैसे अपन को प्रेशर के बारे में सोचना होता है। तो ये कोई अपन से कोई कैलकुलेशन नहीं आने वाली, इनसे अपना कॉमन सेंस बढ़ेगा। केमिस्ट्री में कोई कैलकुलेशन नहीं आने वाली, इसमें सिर्फ अपन को गैस के बारे में अपन को अच्छा एक मतलब नॉलेज मिल रहा है कि अच्छा गैस में क्या क्या होता है, तो उससे मुझे फायदा हो जाएगा थोड़ा। चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। नेक्स्ट पेज, अपन क्या करेंगे, ओपन वेसल मैनोमीटर, मैनोमीटर
ओपन वेसल मैनोमीटर में क्या होता है, जैसे अपन लेना वही है जो अपन ने पहले पढ़ा था। वेसल ले लिया अपन ने, इधर भी अपन यही करने वाले हैं। बोलो कोई डाउट है तो, क्या डाउट है? क्या डाउट है बोलो। थोड़ा बड़ा बना, डाउट देख ले पहले अपन डायग्राम में, ये लो, क्या डाउट है? बोलो ना, डायग्राम में क्या डाउट है? बताओ। पूछो भाई पूछो, क्या डाउट है? मैं वेसल बना लेता हूँ, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, जब बना ही रहे तो थोड़ा बड़ा बना लेते। अब देख, अगर क्लोज्ड वेसल मैनोमीटर होता है और ओपन वेसल मैनोमीटर होता है तो क्या होता है, अपन देख लेते हैं। ये ओपन वेसल मैनोमीटर है, क्लोज्ड वेसल भी बना सकते थे, इधर चेक कर। ओपन वेसल में अगर क्लोज्ड वेसल था तो पहले मैं क्लोज्ड वेसल बता देता हूँ, बाद में अपन ओपन वेसल कर लेंगे। ये मैंने इसको क्लोज्ड वेसल कर दिया था, पहले अपन ने क्या किया था, मर्करी फिल किया था, ठीक है, पहले अपन ने मर्करी फिल किया था। अब यहाँ पर गैस था, तो ये गैस इसको पुश कर रहा था और ये ऊपर जा रहा था, ये ऊपर गया और ये नीचे आया। तो अपन ने कहा कि भाई ये जो हाइट है, दिस विल बी कॉल्ड एज द प्रेशर ऑफ द गैस। आप एच को कैलकुलेट कर लो, दैट इज कॉल्ड द प्रेशर ऑफ द गैस इन mm ऑफ एच, या मर्करी के टर्म्स में। तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया प्रेशर ऑफ द गैस इन टर्म्स ऑफ मर्करी, वो अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब अपन क्या कर रहे हैं कि भाई अब अपन, अरे यार पूरा डायग्राम खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने वो कर दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वापस बनाता हूँ, थोड़ा सा बना। चलो ठीक है, अब ओपन वेसल में, ये ओपन है और अपन ने क्या किया, यहाँ पर मर्करी फिल करके रखा। अब ओपन वेसल मैनोमीटर में क्या होगा ना कि देखो, यहाँ पर इनिशियली तो अपन ने बंद कर रखा है, गैस फिल कर लिया। अब अपन कहेंगे देखो यहाँ पर ये ओपन है तो इसमें तो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर भी होगा, तो प्रेशर एटमॉस्फेयर तो पहले से लग रहा है, तो ये प्रेशर लगा रहा होगा ना, मतलब इस प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर को कंसिडर करने के बाद आपने ये बताया कि ये इक्वल लेवल पे है। हाँ बिल्कुल, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर कंसिडर करने के बाद, क्योंकि ये इस पे प्रेशर डाल रहा होगा। अब अपन क्या करेंगे, अब गैस को ओपन करते हैं, ये नॉब को ओपन करते हैं। अब जब आप गैस के नॉब को ओपन करोगे तो अब क्या होगा, तो अपन कहेंगे अब ना सर, इसमें से गैस ऐसे आएगा, इसको पुश करेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा,
अपन कहेंगे ये ऊपर की तरफ गया और ये नीचे की तरफ आया। जरूरी नहीं कि जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आए, अपन ने तो बताया कि भाई जितना ऊपर गया उतना नीचे आए। तो इस गैस का जो प्रेशर था ना, प्रेशर ऑफ द गैस, अगर ये नीचे आया और ये ऊपर गया नॉब ओपन करने के बाद, इसका मतलब प्रेशर ऑफ द गैस इज ग्रेटर देन दिस। क्योंकि अगर गैस का प्रेशर इससे कम होता, मतलब ये ज्यादा होता इसके प्रेशर से, तो ये पुश करता है इसको ऐसे, क्योंकि उसका प्रेशर कम होता तो ये ऊपर जाता, ये नीचे आता। वैसी बात है, ये बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में है। अब ये बताओ इसका प्रेशर ज्यादा है कि इसका प्रेशर ज्यादा है? अगर ये ज्यादा है तो ये पुश करके उधर को लेके जाएगा ऊपर की तरफ, और अगर ये ज्यादा है तो ये पुश करेगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। अपन ने मान लिया प्रेशर ऑफ गैस इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। ओपन वेसल अपन यूज ही तब करते हैं जब प्रेशर ज्यादा होता है। तो अपन क्या करेंगे, प्रेशर ऑफ द गैस है ना, प्रेशर ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू, क्योंकि इस गैस को इस प्रेशर को अपोज करना है, क्योंकि ये नीचे की तरफ लेके जाना चाहता है, गैस इसको ऊपर की तरफ लेके जाना चाहता है। तो मरकरी का भी हाइट आएगा भाई, गैस इसको पुश करेगा, गैस ऊपर की तरफ लेके जाएगा और प्रेशर इसको नीचे की तरफ लेके आ रहा है। तो अपन क्या कहेंगे, प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस हाइट इन द मरकरी कॉलम, दोनों के बराबर होगा। हाइट इन द मरकरी कॉलम, प्रेशर ड्यू टू मरकरी, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा ना इसकी तरफ ऐसे, तो इसको अपन अचीव करेंगे। दिस इज हाइट इन द मरकरी कॉलम। भाई होगा क्या, प्रेशर इन द मरकरी कॉलम, जैसे ये प्रेशर, गैस का प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो ये उसको पुश करेगा, तो गैस का प्रेशर कितना होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए तभी ऊपर जाएगा। तो अपन कहेंगे अच्छा बताओ गैस का प्रेशर कितना ज्यादा होना चाहिए। तो अपन कहेंगे देखो, एक तो गैस को इसको मान लो अपन कहेंगे कि ये 1 एटमॉस्फेयर है, तो गैस का प्रेशर 1.5 एटमॉस्फेयर है ना अगर, तो अपन कहेंगे 1 एटमॉस्फेयर तो इसको अपोज करने में जाएगा, इसको अपोज करेगा ना, और 0.5 एटमॉस्फेयर अपन को यहां से मिलेगा, तो गैस का प्रेशर हो जाएगा 1.5 एटमॉस्फेयर। भाई 1 एटमॉस्फेयर तो इससे आएगा, 1.5 इससे आएगा प्रेशर ऑफ द गैस, जो ये मरकरी कॉलम से आ रहा है, तो 1.5 होगा, क्योंकि गैस इसको पुश करेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ये ऊपर की तरफ तभी जा पाएगा ना जब इसके जो ये जो पुश कर रहा है उसको ओवरकम करेगा, उससे ज्यादा होगा। तो ये गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से जब ज्यादा होगा तो 1 एटमॉस्फेयर तो इसको पुश करने में यूज होगा, क्योंकि वो 1 एटमॉस्फेयर से पुश करना नीचे की तरफ, और 0.5 की वजह से वो ऊपर जाएगा, मतलब फिर अपन कहेंगे 0.5 ऊपर जाएगा। तो गैस का प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस मरकरी का प्रेशर है, दैट विल बी द प्रेशर ऑफ गैस। तो अपन ऐसे बता सकते हैं, क्योंकि ओपन है ना, अगर ये क्लोज्ड होता तो प्रेशर ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू द हाइट इन द कॉलम, उसको नहीं लेते ना, इसको कंसीडर क्यों करेंगे अगर बंद होता तो। अपन ने नहीं किया पिछले पेज पे, ये अपन ने नहीं किया। प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, जितना ये मरकरी कॉलम में हाइट आया वही प्रेशर था इसका, तो फिर इसमें क्यों अपन ने अपोज किया, क्योंकि इसमें इसलिए कंसीडर कर रहे हैं अपन क्योंकि प्रेशर ऑफ द गैस, भाई इस गैस को 1 एटमॉस्फेयर तो अपोज करने में यूज हो जाएगा, और फिर जितना हाइट से आएगा वो कॉलम की वजह से आया, मरकरी कॉलम की वजह से जो प्रेशर आया वो दोनों का सम होगा प्रेशर ऑफ द गैस। प्रेशर ऑफ गैस को इसको अपोज भी करना है और हाइट भी बढ़ानी है। अगर बराबर होंगे, ये भी 1 एटमॉस्फेयर और ये भी 1 एटमॉस्फेयर, तो अभी भी कॉलम पर वो उतना ही रहेगा, फिर कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगा, फिर कॉलम में कोई चेंज नहीं, क्योंकि जितना प्रेशर इसका है उतना ही प्रेशर यहां से अपोज हो रहा है, तो मरकरी कॉलम में कोई हाइट नहीं आएगा। अगर इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और ये भी 1 एटमॉस्फेयर है, कोई चेंज नहीं, इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से कम है तो ये प्रेशर ज्यादा है, ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा। ये प्रेशर होगा वैसा है मैनोमीटर। तो अपन को कंटेनर के प्रेशर कैसे कैलकुलेट करना है, मैनोमीटर लगा के अपन कैलकुलेट करना है। इतना नहीं पढ़ना, ये सब फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन अपन को थोड़ा आइडिया होना चाहिए, तभी अपन गैसेस को अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है,
इससे आगे अपन देखेंगे, अगर अपन को पढ़ना है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन मतलब क्योंकि बाकी जो फिजिक्स का पार्ट होगा उसको अगर पढ़ना है तो अपन देख लेंगे, नहीं तो अपन सीधा गैस लॉस की बात करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम अपन गैस लॉस पढ़ेंगे। अब आज नहीं पढ़ते, इतना आज का